गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकंड है के पेपर स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग निर्देशन को समझ रहे थे कि निर्देशन का अर्थ, उसकी परिभाषा वगैरह को। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने निर्देशन कर्ता के रूप में या एक निर्देशन कार्य में शिक्षक की क्या भूमिका है, निर्देशक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है, उसे हमने समझा था कि एक शिक्षक जब निर्देशन कार्य करता है तो उसे किस किस तरह की भूमिका निभानी होती है। कहीं पर वो कक्षा अध्यापक होता है, कहीं पर वह शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई शिक्षक निर्देशक होता है, कहीं पर वो उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशक होता है, कहीं पर उसे भावात्मक संवेगात्मक स्थिरताओं के प्रशिक्षण के लिए एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करता है, कहीं पर उसे विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक निर्देशन के लिए एक कुशल व्यवसायी की तरह से निर्देश या कुशल व्यवसायी की भूमिका निभानी होती है। कहने का मतलब अलग अलग तरह की भूमिका उसे बालक को निर्देशन देने के लिए या गाइडेंस देने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स उसे प्ले करने होते हैं। तो हमने इस चीज को देखा। आज हम इससे आगे इस चीज को समझना कि हम ये कह रहे हैं कि बार बार कि शिक्षक के गाइडेंस के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, उसे बहुत डिफरेंट टाइप के रोल्स प्ले करने होते हैं। तो ऐसा क्यों है, शिक्षक का क्या महत्व है, गाइडेंस के अंदर क्या इम्पोर्टेंसी है, निर्देशन में शिक्षक का क्या महत्व है और वो किस तरह से कार्य करता है, उसके कार्य क्षेत्र किस प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। हमें इन दो बातों के ऊपर आज डिस्कस करना है या आज इन दो बातों के ऊपर हम अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षक का महत्व क्या होता है। एक निर्देशनकर्ता के रूप में शिक्षक का महत्व क्या होता है, हम इस चीज को समझेंगे। क्योंकि जब तक शिक्षक के महत्व को कोई बालक नहीं समझेगा, प्रबंधन नहीं समझेगा, प्रशासन नहीं समझेगा, तब तक एक शिक्षक के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। वो इस चीज को मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपूं या ना सौंपूं, विश्वास करूं या ना करूं। वहीं पर बालक के ऊपर भी कि बालक को शिक्षक का महत्व पता होना चाहिए कि मेरे लिए एक शिक्षक का क्या महत्व है, उनके द्वारा कही गई बात का मेरे लिए किस तरह से उसके हाथ हो सकते हैं, किस तरह से उसके मेरे को लाभ या प्रभाव मुझे दिखाई या प्रभाव देखा जा सकता है। वहीं पर शिक्षक को स्वयं भी पता होना चाहिए कि एक निर्देशनकर्ता के रूप में शिक्षक का क्या महत्व होता है। अगर उसे ये इम्पोर्टेंसी उसे पता है तो वो बच्चे को, स्टूडेंट को, जिसको भी गाइडेंस की जरूरत है वह परफेक्टली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो गाइडेंस का कार्य कर सकता है या गाइडेंस दे सकता है। तो सबसे पहला हम इसके महत्व की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है, बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानता है। पहला क्या है इसके अंदर, बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानता। सबसे पहला जो शिक्षक का महत्व है, शिक्षक को भी पता होना चाहिए, प्रशासन को भी पता होना चाहिए, नीति निर्धारकों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए, शिक्षक स्वयं को पता होना चाहिए कि उसका क्या महत्व है। सबसे पहली चीज इसमें आती है कि बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानता है। छोटे बच्चों को आप देखिए, छोटे बच्चों के लिए आइडल कौन होता है? आपकी या हमारी उम्र के लोग हैं या युवा अवस्था या किशोरावस्था के बालक है, उनके लिए तो हो सकता है कि वो किसी हीरो हीरोइन को अपना आदर्श माने, किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी को अपना आदर्श माने या किसी नेता को अपना आदर्श माने या अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व को या व्यक्ति को अपना आदर्श माने। लेकिन बाल्यावस्था
राजनेता ने प्रवेश नहीं किया है, किसी भी प्रबुद्ध या प्रभावशाली किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तित्व ने उसकी जिंदगी में प्रवेश नहीं किया है। अभी प्रवेश कौन करता है? इस समय बालक की बाल्यावस्था में, यानी कि बाल्यावस्था की जब बात करते हैं, बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक के जीवन में दो ही लोगों का अधिक महत्व होता है। कौन कौन से दो लोगों का? अभिभावक और दूसरा है अध्यापक। यहां पर बालक प्रथम में जो प्रभाव है या उसका आदर्श जो मानता है प्रथम अवस्था में, तो वो अपने अभिभावक का मानता है। उसके बाद दूसरा संपर्क जो आता है उसका, वो अध्यापक का होता है। अर्थात यहाँ पर जो द्वितीय स्तर पर आता जो उसका संबंध या संपर्क स्थापित होता है वो विद्यालय में शिक्षक से होता है। अर्थात एक शिक्षक बालक के लिए आदर्श होता है। अब बालक शिक्षक का जैसा बनने के लिए शिक्षक के द्वारा किए गए हर कार्य को, यानी कि शिक्षक की प्रत्येक क्रिया को, गतिविधि को बहुत ध्यान से देखता है और ध्यान से देखना और अनुसरण करना, यानी कि एक शिक्षक की प्रत्येक गतिविधि, चाहे वो कोई भी गतिविधि, चाहे वो किसी से बातचीत कर रहा है, किसी के साथ में झगड़ा कर रहा है, कोई मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है, किसी को बहुत प्यार से आदर्शात्मक व्यवहार के माध्यम से किसी को किसी प्रकार का निर्देशन दे रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, ये सारी चीजें बालक ध्यान से देखता है और उसका अनुसरण करता है। यानी कि बालक शिक्षक के हर छोटी से छोटी चीज का अनुसरण करेगा। यहाँ तक कि शिक्षक ने अगर किसी मादक पदार्थ का सेवन किया है, किसी तरह के अल्कोहलिक जो साधन है उनका अगर उसने यूज किया है, बालक उसे भी ध्यान से देखता है। हमें ये लगता है, बड़ों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, जबकि बच्चों की नजरें बड़ी तेज हुआ करती हैं, वो हर चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं। तो वो एक शिक्षक को इन चीजों के बारे इनका सेवन करते हुए अगर वो देखते हैं, लेते हुए इनका यूज करते हुए अगर देखते हैं, तो उनको लगता है कि टीचर यूज कर रहे हैं, यानी कि ये कोई अच्छी चीज हो सकती है और वो उसको फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक को एक आदर्शात्मक व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक का जैसा व्यवहार होता है, बालक उसका अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है। इसीलिए एक बच्चे के अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षक को, क्योंकि वह शिक्षक को अपना आदर्श मान रहा है। शिक्षक के लिए शिक्षक जैसा बाल बनाएगा बच्चा वैसे बाल बनाएगा, जिस तरह के कपड़े पहनेगा बच्चा वैसे ही कपड़े पहनने की इच्छा रखेगा। जिस तरह से कि हमारी युवा पीढ़ी या किशोरावस्था के बालक जैसे हीरो हीरोइन की तरह अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, वही चीज इस समय बाल्यावस्था अब किसी भी तरह का व्यवहार होती बालक उसको अनुसरण करेगा। इसीलिए बालक के लिए शिक्षक आदर्श होता है, शिक्षक को आदर्श मानता है। इसीलिए एक आदर्श के रूप में शिक्षक का महत्व बालक के जीवन में बहुत अधिक पाया जाता है। जाता है कि बालक का जीवन को सही दिशा देनी है तो बालक शिक्षक का आदर्शात्मक व्यवहार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बालक के लिए शिक्षक उसका आदर्श होता है, आइडल होता है। सेकेंड चीज इसके अंतर्गत आती है, अनेक विद्यार्थी शिक्षक का अनुसरण करते हैं।
अनुसरण। अंधा अनुसरण यानी कि बहुत सारे बालक जो हैं वो शिक्षक का अंधा अनुसरण करते हैं। शिक्षक का अंधा अनुसरण, क्योंकि शिक्षक बालक के लिए आदर्श है, इसीलिए शिक्षक ने जो किया है बालक उसको अपनाएगा। इसीलिए मैंने एग्जांपल में भी आपको बोला था कि शिक्षक अगर किसी भी प्रकार के अल्कोहलिक थिंग को यूज कर रहा है, मादक पदार्थों का उपयोग कर रहा है, तो बालक को लगता है कि ये चीज अच्छी होगी, तभी हमारे सर इसको यूज कर रहे हैं, सर मैडम इसको यूज कर रहे हैं और हमें भी इसका उपयोग करना चाहिए। अर्थात कि जैसा अगर हम किसी को चिल्लाकर या डांट कर हर समय बोलते हैं तो वो बच्चा भी वैसे ही व्यवहार करेगा। किसी को बहुत प्यार से बोलते हैं, सबके साथ बहुत प्यार से रहते तो बालक वैसा ही व्यवहार करेगा या उस चीज को अपनाएगा। तो कहने का मतलब कि ये कि बच्चा जो है वो आंख बंद कर दे, जिसको कहते हैं आंख पर पट्टी बांध दी जाती है, वही चीज यहाँ पर बालक के साथ होती है कि वो अध्यापक का अंधा अनुकरण करता है, अंधा अनुसरण करता है। अगली बात इसके अंदर आती है, दोनों में अधिक संपर्क रहता है। संपर्क समय अधिक। यहां पर ये बात भी आपको भी पता है, हम भी जानते हैं कि घर के बाद यानी कि शाम को 4 बजे से लेके सुबह 9:45 तक का जो ये टाइम पीरियड है शाम, ठीक है ना, सुबह शाम को 4 से लेके 9:45 शाम सुबह तक बालक का समय कहाँ पर व्यतीत होता है? घर। यानी कि ये 12, 18, 14 घंटे जो हैं वो बालक कहाँ बिताता है? अपने 12 घंटे 14 घंटे जो भी है वो घर पर बिताता है। उसके बाद का सर्वाधिक समय जो वो व्यतीत करता है वो 9:45 to 4 PM। ये जो है टाइम पीरियड उसका, ये जो टाइम है इसका, ये 8 घंटे का, 6 से 8 घंटे का जो समय होता है वो बालक कहाँ बिताता है? विद्यालय में। कहाँ बिताता है? विद्यालय। यानी कि अध्यापक और शिक्षक छात्र दोनों के बीच सबसे अधिक संपर्क रहता है, क्योंकि वो क्या कहा जाएगा, 4 और हाँ 6 घंटे का जो टाइम पीरियड है, ये 6 घंटा जो है वो शिक्षक के साथ व्यतीत करता है और बाकी के 16 घंटे वो अपने घर में व्यतीत करता है। कहने का मतलब क्या हो गया? 18 घंटे वो घर में रहता, 6 घंटे वो विद्यालय में व्यतीत करता है। घर में रहने वालों में जो 16 घंटे, उसमें 1 घंटा आप मित्र मंडली में मान लो, 1 घंटा आप समाज के लोगों के बीच में मान लो, मित्र मंडली या खेल के दौरान उसका ये 2 से 2 घंटे आप मान लो, 2 से 3 घंटे, तो भी सर्वाधिक समय वो घर में व्यतीत करता है। उसके बाद का जो सर्वाधिक समय है वो विद्यालय में व्यतीत करता है। अर्थात कि अध्यापक और छात्र के बीच में अधिक समय तक या अधिक समय अवधि का संपर्क बना रहता है, जिसकी वजह से शिक्षक के हर व्यवहार, हर निर्देशन, हर गाइडेंस की बालक गाइडेंस को सुनना होता है, उसका फॉलो करना होता है, उसे अपनाना होता है, उसको उसके अनुसार कार्य करना उसे होता है, जिससे कि उसकी आदत हो जाती है। वो शिक्षक को अपना उसी बीच में जिस कार्य के प्रति शिक्षक के द्वारा उसको दिए गए निर्देशन से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, तो बालक उस शिक्षक का आदर्श, वो शिक्षक उस बालक के लिए आदर्श हो जाता है, उसकी हर बात को वो पालना करता है, अनुसरण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक को इस बात का पता होना चाहिए, यहाँ पर भी उसका महत्व इस दृष्टि से बढ़ जाता है कि घर के बाद में सर्वाधिक समय बालक शिक्षक के संपर्क में ही व्यतीत करता है। अगली और हाँ अंतिम बात यहाँ पर आ जाती है, शिक्षक शिक्षार्थी भली भांति जानते हैं।
परस्पर एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक समय वो कहाँ निभा रहा है? घर के बाद में विद्यालय, अर्थात कि शिक्षक के संपर्क में वो 6 घंटे नियमित रूप से शिक्षक के संपर्क में रहता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। शिक्षक क्या कहना चाह रहा है, बालक समझता है, बालक क्या चाह रहा है, शिक्षक इस बात को समझता है। इसीलिए शिक्षक का महत्व अगर देखा जाए तो बालक के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो उसे आदर्श मानता है, वो उसका अंधा अनुसरण करता है, बहुत अधिक समय दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में रहते हैं और इसी कारण से वे एक दूसरे को भली भांति बहुत अच्छे से जानते या पहचानते हैं। इसीलिए निर्देशन के कार्य में शिक्षक, निर्देशक के रूप में शिक्षक का महत्व बढ़ जाता है या उसका महत्व सबसे ज्यादा किसी और की अपेक्षा शिक्षक का ही माना जाता है। उसके बाद आता है निर्देशन संबंधी कार्य। निर्देशन संबंधी कार्य, निर्देशन संबंधी कार्यों की जहां तक बात करते हैं तो निर्देशन संबंधी कार्य 2 प्रकार के बताए गए हैं कि एक शिक्षक को निर्देशन संबंधी कौन कौन से कार्य करने होते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत संबंधी निर्देशन, व्यक्तिगत संबंधी निर्देशन, और दूसरे जो आ जाता है वो है बालक का शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन यानी कि अगर इसके कार्यों को हम बंटवारा करते हैं, शिक्षक के कार्य को हम बांटते हैं भूमिका के आधार पर, अगर हम देखते हैं क्योंकि उसे विभिन्न प्रकार के रोल प्ले करने होते हैं, तो इन रोल्स को अगर हम उसके इस उत्तरदायित्व को अगर हम 2 अगर विभाजित करते हैं तो मूल रूप से सर्वाधिक रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये 2 भाग है। इन दो प्रकार से कार्य करना होता है उसे। एक तो व्यक्तिगत संबंधी यानी कि उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के व्यक्तिगत निर्देशन के लिए उसको कार्य करना होता है। एक शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में उसे कार्य करना होता है। व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में जब हम कार्य की बात करते हैं तो इसके लिए भी उसे अलग अलग तरह से कार्य करना होता है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आ जाती है वो आ जाती है संवेगात्मक निर्देशन। संवेगात्मक निर्देशन यानी कि बालक को संवेगात्मक रूप से प्रशिक्षण करना बहुत अनिवार्य होता है, यानी कि अपने संवेगात्मक जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण रखना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर समय रहते बालक को अच्छे से सही ढंग से निर्देशन प्रदान कर दिया जाए, सही ढंग से प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए तो बच्चा अपने जो संवेगात्मक भावनाएं हैं उसके उनको नियंत्रित करने में, इमोशनली जो उसके बिहेवियर है उसको वो कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो कि एक शिक्षक जितना, क्योंकि शिक्षक हमने अभी उसके महत्व में देखा कि सर्वाधिक समय सबसे ज्यादा टाइम वो घर के बाद में टीचर या स्कूल के साथ में बिताता है, जिसमें टीचर के संपर्क में वो नियमित रूप से रहता है। तो शिक्षक को पता होता है कि बालक के संवेगात्मक रूप से किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है या उसे किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगली बात इसके अंतर्गत जो दूसरा बात आती है वो आती है स्वास्थ्य संबंधी। स्वास्थ्य संबंधी भी निर्देशन की आवश्यकता एक बालक
क्यों नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको समझ में नहीं आई या अन्य कारण। समझ में आया तो फिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो लिख नहीं रहा है, तो वो बच्चे से उस बात की जाए, बच्चा उसको बताएगा कि मुझे बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं देने का रीजन क्या है, क्या लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो बच्चे इस बात को कंफर्म होगा कि अगर लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो उस चीज को नियंत्रित करेगा, क्योंकि रोशनी का प्रभाव अगर ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। वो करने के बाद में अगर फिर भी अगर बालक को समस्या है तो फिर उसकी सीट बदल कर उसको आगे लाएगा, आगे लाने के बाद हाँ अब दिखाएगा, दैट मींस बच्चे की आईसाइट वीक है, आंखें कमजोर है, वो इस चीज को समझे। अब उसको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कि आंखों की कमजोरी के पीछे कारण क्या है, बहुत अधिक मोबाइल यूज कर रहा है, अंधेरे में मोबाइल यूज कर रहा है, या कई बच्चे होते हैं सारा टाइम कुछ आंखों में अगर जरा सी भी खुजली आ जाए तो आंखों को जोर जोर से मस्त फ्रेश करेंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि आंखों पर और भी कई कारण होते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, उसको कुपोषण है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, उसकी वजह से उसकी हेल्थ इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज के बालक को और उसके अभिभावकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को दे सकता है कि फिर बच्चे को बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब उसका आईसाइट वीक है। जो मेरी जांच के आधार पर मैंने जो अनुभव किया, अब इसको चिकित्सकीय संपर्क की आवश्यकता है, डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करने की और एक उसकी एडवाइस की बहुत ज़रूरत है, चिकित्सकीय जो कहना चाहिए सलाह की आवश्यकता है आपको उससे वो चीज़। फिर बात है अभिभावक और बालक को किस प्रकार की डाइट उसको लेनी चाहिए, पोषण किस प्रकार का होना चाहिए, उसके युग से सजग किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विषय के माध्यम से बालक को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जा सकती है। अगली बात और अंतिम बात इसके अंदर आती है व्यवहार। कहाँ पर किस तरह किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार का कहना चाहिए कि व्यवहार शास्त्र क्या कहता है, बिहेवियर जो आपका वो है क्या कह रहा है, जो आपका व्यवहारिक जो आप किसी के भी साथ बिहेव करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, उसके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, इसके बारे में उसे पता होना चाहिए। आप बाजार में जा रहे हैं, बाजार में वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ का व्यवहार एक अलग होगा, बैंक में अगर आप पैसा लेने जा रहे हैं तो वहाँ का व्यवहार अलग होगा। आप यही देखिए, आप अपने आप को तौल कर देखिए, आप सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं और एक किसी मॉल में से सुपरमार्केट से सब्जी खरीदते हैं, दोनों जगह पे आपके व्यवहार में अंतर होता है, यानी कि व्यवहार हर जगह अलग अलग तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं व्यवहार शास्त्र अलग अलग होता है, उसमें हर जगह की बात अलग होती है, हर जगह के व्यवहार के तरीके अलग अलग होते हैं। अब उसे बालक को कहाँ पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए इसका प्रशिक्षण देने का कार्य भी शिक्षक बेहतरीन तरीके से कर सकता है, क्यों कि दोनों आपस में लंबे समय तक साथ रहते हैं, एक दूसरे का संपर्क बहुत लंबे समय तक होता है, इसीलिए निर्देशन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शैक्षिक संबंधी कार्यों को लेकर जब बात आती है कि शैक्षिक कार्य, शैक्षिक निर्देशन से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे कि शैक्षिक निर्देशन के कार्य कौन से होते हैं। आप लोगों को पता है सबसे पहला कौन सा होगा, सब अच्छे से जानते हैं कि विषय चयन। विषय चयन यानी कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे एक निर्देशन के रूप में, निर्देशक के रूप में टीचर को अपना रोल प्ले करना होता है, क्यों कि बालक को कौन सा सब्जेक्ट उसे चूज करना चाहिए, कि बालक साइंस ले, मैथ्स ले, आर्ट्स ले, आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट हैं, साइंस या मैथ्स लेनी है, बायो लेनी है, क्या लेना है, यानी कि एक शिक्षक बालक के अब तक की जितनी भी प्रोग्रेस का जो उसका शेड्यूल है, प्रोग्रेस का जो उसका अब तक का रिजल्ट है, उसके आधार पर जो प्रोग्रेस अभी तक देख रहा है, उसके आधार पर उसके सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, विषय विशेष के प्रति उसका क्या प्रतिक्रिया है, किस प्रकार का उस विषय के बारे में बालक की जानकारी है, रुचि है, योग्यताएं हैं, इन सब को टीचर बहुत अच्छे से जानता है। अध्यापक इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि बचपन से उसे वो पढ़ाता चला आ रहा है, साल भर उसे वो पढ़ाता है, उसे हर सब्जेक्ट के रिजल्ट्स के बारे में। एक सब्जेक्ट टीचर है, फॉर एग्जाम्पल
टीचर है। अब वो जब उनका क्लास टीचर है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट उसी के पास में कलेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश है, चाहे साइंस है, चाहे मैथ्स है, चाहे उसके आईसीएस से रिलेटेड है, ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, किसी से भी रिलेटेड है, सारों के रिजल्ट्स जो हैं, चाहे उसके सेशनल से रिजल्ट्स से रिलेटेड रिजल्ट है, एग्जाम से रिलेटेड रिजल्ट है, किसी एक्टिविटी से रिलेटेड रिजल्ट है, हर एक तरह के रिजल्ट क्लास टीचर के पास ही आते हैं। क्लास टीचर हर रिजल्ट को देखकर किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है। किसी सब्जेक्ट में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, वो सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकता है कि बाकी सब में बच्चा बहुत अच्छा है, इसमें तो क्या करें, यानी कि उसकी कमजोरी उस टीचर को पता होती है। सब्जेक्ट टीचर को, जैसे कि बच्चा बाकी सब में बहुत अच्छे ला रहा, 80% 90% से अप लेकर आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर रहा, तो इंग्लिश टीचर से पूछा जा सकता है। इंग्लिश टीचर को तब पता चलेगा जब उसे क्लास टीचर ये बात पूछेगा कि ये बच्चा सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, केवल इंग्लिश में ही नहीं कर रहा है। क्लास टीचर को सभी सब्जेक्ट की उसकी सही पोजीशन पता होती है। इंग्लिश की कमजोरी इंग्लिश टीचर से बात करने के बाद उसे पता चलती है कि इंग्लिश के पीछे उसकी कमजोरी के पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पर उसे आसानी से समझा जा सकता है। अर्थात कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट उसके वो चूज कर सकता है। श्रेष्ठ अभिव्यक्ति की शिक्षा, अभिव्यक्ति, क्योंकि किसी भी चीज की अभिव्यक्ति, उसको प्रेजेंट करना, उसको अपने उसको किस तरह से वो अभिव्यक्त कर सकता है, इसके लिए भी शिक्षक जितना अच्छा निर्देशन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए शिक्षक का कार्य है कि किसी भी विषय, चाहे लिखित रूप में है चाहे मौखिक रूप में है, वो चाहे ऑरली कर रहा है चाहे लिखित में कर रहा है, लिख कर रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो उसके अभिव्यक्त करने की जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद आता है कक्ष में व्यवहार। कक्ष में व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यवहार का तरीका अलग होता है, कक्ष के अंदर किया जाने वाला व्यवहार का तरीका अलग होता है। अध्ययन सामग्री का चयन, अध्ययन सामग्री का चयन, यानी कि वो अध्ययन के लिए, अधिगम के लिए किस तरह की सामग्री को उसे चयन करना चाहिए, किस तरह की, कौन से ऑथर की बुक उसे लेनी चाहिए, उसके लिए किस तरह की उसे और कौन सी टेस्ट सीरीज कलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी किस तरह की रेफरेंस बुक्स को उसे चूज करना चाहिए। कहने का मतलब कि अध्ययन सामग्री किस तरह की बालक के लिए होनी चाहिए और उस बालक विशेष के लिए वो किस तरह की उपयोगी हो सकती है, इसके लिए एक अध्यापक निर्देशक का कार्य करता है। और अंतिम बात आती है प्रयोगात्मक कार्य। प्रयोगात्मक कार्य यानी कि प्रयोग के माध्यम से किस प्रकार से वो शिक्षा अर्जित कर सकता है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको कि वो प्रयोग के माध्यम से करके और सीख सकता है। यानी कि एक अध्यापक की जो हमने महत्व को देखा और उसके कार्यों को देखा, जिसमें उसके व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य और शैक्षिक निर्देशन के कार्य, यानी कि उसकी जितनी भी भूमिका हम लोगों ने अध्ययन की कल, उनको अगर हम बांटते हैं तो इस तरह से उसके कुछ कार्य निर्धारित हो जाते हैं, जिसको कि विद्यालय परिसर में रहते हुए शिक्षक किस तरह से निर्देशन दे सकता है, गाइडेंस उसे दे सकता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आधार पर हमें एक क्वेश्चन करना है। निर्देशन कार्य में शिक्षक के महत्व
निर्देशक के रूप में शिक्षक के महत्व को समझाते हुए कार्यों को स्पष्ट, ठीक है, निर्देशक के रूप में शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कार्यों को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को टाइम पे समय पर सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।